अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। टेक्नोलॉजी टैंगल इसका टाइटल है। यह आर्टिकल एक अजीब सी गुत्थी पे लिखा हुआ है 5G टेक्नोलॉजी और एविएशन इंडस्ट्री के बीच कैसे 5G टेक्नोलॉजी ने अमेरिका की एयरलाइंस की नींद उड़ाई हुई है। अभी देखेंगे इसको। ये आपका आज का क्विज़ है। अगला आधा पौना घंटा आप इन्वेस्ट करेंगे इस क्लास में। ग्रामर को, वोकैब को, स्ट्रक्चर्स को, कॉम्प्रिहेंशन को, हर चीज़ को सीखेंगे और फिर वो सारा का सारा नॉलेज अप्लाई होगा इस क्विज़ पे। मन से सीखोगे तो 5 में से 5 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। चलिए क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं देता हूँ। एक ट्राई इसको आप अभी दे सकते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे टेक्नोलॉजी टैंगल। देखिए टेंगल का मतलब होता है गुत्थी। आपको इस वर्ड को समझना हो तो आप अपने हेडफोन्स को या अपने हैंड्स फ्री को याद करें। जब आप उनको अपनी जेब में रखते हैं अपने ईयरफोन्स को तो वो आपस में टैंगल हो जाते हैं, गुथ जाते हैं, है ना। फिर उनको सुलझाना पड़ता है। अलग अलग दोनों जो है वायर्स को अपने को अलग अलग करना होता है अपने हेडफोन्स की। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी की एक टैंगल हमारे सामने आ गया, गुत्थी सी हमारे सामने आ गई, एक पहेली सामने आ गई है जिसका हमें अब फैसला करना है। टैंगल को एंटेंगलमेंट बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। नॉट का मतलब होता है गांठ, कन्फ्यूजन भी बोलते हैं और लेब्रिंथ भी बोलते हैं। लेब्रिंथ क्या होती है? भूल भुलैया, जिसमें आप खो जाओ, आपको समझ ना आए बाहर कैसे निकला जाए। तो अब ये टेक्नोलॉजी का टैंगल कहाँ पे आया, टेक्नोलॉजी की गुत्थी कहाँ पे है, अभी इसके टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा। कह रहे द रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज नियर एयरपोर्ट्स इज पोजिंग अ चैलेंज टू एयरलाइंस। कह रहे जो रोल आउट करने का काम है ना, रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना, किसी चीज़ को लेकर के आना, इंट्रोड्यूस करना। कह रहे जो इंट्रोडक्शन का काम है या लॉन्च का काम है 5G सर्विसेज का एयरपोर्ट्स के आसपास, वो पोज कर रहा है, वो खड़ा कर रहा है एक चैलेंज को, एक चुनौती को एयरलाइंस के लिए, हवाई जहाज की जो है कंपनियों के लिए। तो 5G सर्विसेज रोल आउट होने की वजह से अमेरिकन एयरलाइंस की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से गुथ गई है दोनों की। फ्लाइट्स के सही से ऑपरेट ना कर पाने की समस्या इनके सामने आ रही है 5G की वजह से। अभी आगे देख लेंगे कहानी क्या है, ठीक है। रोल आउट आपका सब्जेक्ट है, वर्ब आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज पॉजिंग है, सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में, ठीक है। ये सब्जेक्ट और वर्ब आपको पकड़ते जाना है। अगर अंडरस्टैंडिंग पे इंप्रूवमेंट लाना है तो ये करना पड़ेगा। इस पोज नाम के वर्ड को देखिए। पोज का मतलब होता है खड़ा करना, लेकिन इसके लिए एक और वर्ड है हमारे पास, रेज। रेज का मतलब भी होता है खड़ा करना। जैसे मैं आपको बोलूँ हाथ खड़ा करो भाई, जिसको पता है इसका आंसर, तो आप क्या करोगे, अपना हैंड रेज करोगे, पोज नहीं करोगे। फिर आपको ये समझना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब दोनों ही खड़ा करने के सिनोनिम है तो पोज कब लगाएं और रेज कब लगाएं। देखो रेज तो वैसे जनरली किसी भी चीज़ को खड़ा करने के लिए, हाथ खड़ा कर दिया, है ना। पोज आप जब भी खड़ा करते हैं किसी चैलेंज को, डाउट को, क्वेश्चन को, सस्पिशन को, डेंजर को, डिलेमा को, प्रेडिकामेंट को, सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। चुनौती, शक, सवाल, शुबा, है ना, धर्म संकट, ऐसी चीज़ें जब भी, खतरा, जब भी ऐसी चीज़ें खड़ी होती हैं तो उसके लिए पोज नाम का वर्ड यूज़ किया जाता है। आगे समझ में? यहाँ पे रेज वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए पोज वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। इन्हीं वर्ड्स के साथ में आपको यूज़ करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, बहुत लॉन्ग रन में काम आते हैं आपके, यही मार्क्स को बूस्ट करने वाले पॉइंट्स हैं। रोल आउट और एक और वर्ड है हमारे पास, रोल बैक। दोनों में फ़र्क होता है, बता देते हैं आपको। रोल आउट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना किसी चीज़ को या लॉन्च करना, और रोल बैक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को विड्रॉ करना या टेक बैक करना। मान लीजिए सरकार ने जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया आज, तो जीएसटी को रोल आउट किया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया है देश में, आज से लागू पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आज से 1 साल बाद सरकार जीएसटी को वापस ले ले और बोले कि आज से जीएसटी नहीं लगेगा, तो जीएसटी को रोल बैक करेगी, विड्रॉ करेगी, टेक बैक करेगी। दोनों वर्ड्स एक दूसरे के उल्टे हैं, एक है आउट, एक है बैक। इनको ध्यान में रखना आपने, है ना। चलो अब एक काम करेंगे, इस आर्टिकल की सारी वोकैब दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि स्मूथली आप इसको मेरे साथ पढ़ते जाओ। उसी के साथ देखिए, अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, यूपीएससी, पुलिस, टीचिंग या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, तो इन सभी के लिए मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रेफर करूंगा, सजेस्ट करूंगा टेस्टबुक.com। इंडस्ट्री लीडर है और इसकी खूबी ये है कि 450 एग्जाम्स के 32,000 मॉक टेस्ट को एक सिंगल पैकेज बना के इन्होंने रखा हुआ है। अब ये 32,000 मॉक टेस्ट अलग अलग वैरायटी के हैं, डिफिकल्टी लेवल के, ईजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, डिफिकल्ट भी मिलेंगे। आप हर तरीके से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। ये सिंगल पैकेज 32,000 मॉक टेस्ट का, सभी एग्जाम्स का
1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है 399 में, और 3 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है 599 में। लेकिन ये प्राइस आपको नहीं देना है, आपको लगाना है कोड YET10। जैसे ही इस कोड को लगाएंगे 15% ऑफ लेंगे। 399 वाला 339 में और 599 वाला 509 में आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, फ़ायदा उठा सकते हैं, कोड जरूर लगाएं YET10। आज मिडनाइट तक 1 ईयर का जो पास है उस पर आपको 6 मंथ की एडिशनल वैलिडिटी मिल रही है टेक्स्ट बुक पे। चलिए, ये अपनी वोकैब शीट है, सारे नए और पुराने वर्ड्स इसी शीट में मिलेंगे आपको। आज हमारे पास वर्ड्स है एम्बिट, पुराना वर्ड है। फोर्ज, ये भी पुराना है। पेक्यूलियर, ये नया एडजेक्टिव है, आज पहली बार इसको सीखेंगे। और एक इडियम है टू हैव अ टास्क कट आउट। चलिए समझेंगे सबको। एम्बिट का मतलब होता है दायरा, स्कोप, किसी भी चीज़ का दायरा। परव्यू बोल दो, ऑर्बिट बोल दो, ज्यूरिसडिक्शन भी बोल सकते हो। लॉ मेकिंग पावर्स ऑन पुलिस एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। कानून बनाने की ताकतें और किस पे, पुलिस पे और कृषि पे, खेती पे। कह रहे ये सब फॉल अंडर करती हैं दायरे में हमारे इंडिया की स्टेट्स के। तो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ना कि सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है ना। समझ गए एम्बिट। इसका सिनोनिम जो ज्यूरिसडिक्शन आप देख रहे हो, इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे ज्यूरिसडिक्शन को। फिर एक वर्ड है हमारे पास फोर्ज, इसके 2 मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है किसी चीज़ को बड़ा मुश्किल से सक्सेसफुली पूरा करना, है ना। जनरली किसी से कोई रिश्ता बनाते हो, कोई जो एग्रीमेंट बनाते हो, कोई संधि करते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तब फोर्ज नाम के वर्ड को यूज़ करके बताते हो कि बहुत ही मुश्किल से हमने, बहुत ही दम लगा करके, एफर्ट्स लगा करके इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस रिश्ते को हमने बनाया है। फोर्ज का एक और मीनिंग होता है किसी चीज़ की 420 करना। जैसे अगर आपने किसी के ज़मीन के कागजात को नकली बनवा लिया है तो ये फोर्ज कर रहे हो आप उसके कागजातों को। किसी की इलीगल कॉपी बनाना किसी के डॉक्यूमेंट्स की, फोर्ज करना कहलाता है। और तीसरा फोर्ज का मतलब होता है हथौड़े से मार मार के या गर्म करके किसी भी मेटल को ढालना। जैसे आपने लोहे को पिघलाया और फिर उसका आपने टिफ़िन बॉक्स बना दिया, है ना, फिर उसका आपने पेन बना दिया, तो ये भी फोर्ज कहलाता है। थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड 3 मीनिंग्स रखता है। अब जो इसका पहला वाला मीनिंग है, किसी भी काम को सक्सेसफुली करना मेहनत करके, उसका सिनोनिम होता है हैमर आउट और कंस्ट्रक्ट। हैमर आउट नाम की फ्रेजल वर्ब आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली हैज़ फोर्स्ड अलायंसेज विद ऑल मेजर वेस्टर्न पावर्स। नई दिल्ली ने फोर्ज किया है, सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया है अलायंसेस को, रिश्तों को, सारी विदेशी ताकतों के साथ, मेजर वेस्टर्न पावर्स के साथ। तो यहाँ पे फोर्ज की जगह पे कंस्ट्रक्ट और हैमर आउट भी आ सकता था। बाकी के दोनों मीनिंग है, इनके ऊपर आप अलग से भी बना सकते हो। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ फोर्जिंग द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज अंकल। उसके ऊपर एक्यूजिशन है, आरोपी है वो, अपने अंकल के डॉक्यूमेंट्स को नकली तरीके से, यानी इलीगल तरीके से उसकी कॉपी करने का, फोर्ज करने का, है ना। चलो, ये फोर्ज वाला हैमर आउट देख लेना, आर्टिकल में इसी को देखोगे आप। पेक्यूलियर एक नया वर्ड है, एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनयूजुअल एंड यूनिक, कोई चीज़ बिल्कुल ही नई सी हो, है ना, एकदम अजीब व गरीब सी हो, उसको बोलते हैं पेक्यूलियर। मोस्ट इंट्रोवर्ट्स बिहेव इन अ पेक्यूलियर वे इन सोशल सेटिंग्स। ज़्यादातर जो अंतर्मुखी लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, सोशल सेटिंग्स में आसपास जब लोग होते हैं उनके पास सोशलाइज कर रहे होते हैं वो, तो वो बहुत ही पेक्यूलियर तरीके से बिहेव करते हैं, है ना। लोगों से उनको बड़ा घबराहट होती है, अजीब तरीके से बातचीत करते हैं वो, है ना। तो पेक्यूलियर वे ऑफ बिहेवियर होता है इंट्रोवर्ट्स का। ऐसे इस वर्ड को, इस जो है, आप इस सेंटेंस के जरिए याद रख सकते हैं। डिस्टिंक्टिव बोल सकते हैं इसको। डिस्टिंक्टिव वो होता है जो खास हो। इसकी एक नाउन फॉर्म होती है पेक्यूलैरिटी। पेक्यूलैरिटी ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसकी सही स्पेलिंग में आई लगता है, पेक्यूलियरिटी, है ना। नाउन होता है किसी भी चीज़ के अलग होने की क्वालिटी। चलिए, लास्ट वर्ड है हमारे पास आज की ईडियम है टू हैव अ टास्क कट आउट। आप ऑलरेडी इसको जानते होंगे, ईडियम वाली फ्रेजेज वाली क्लास में करवा चुका हूँ इसको कहानी के साथ। टास्क कट आउट होने का मतलब होता है एक डिफ़िकल्ट टास्क होना, बड़ा ही मुश्किल काम होना, जो आप ही को करना है, आपकी जिम्मेदारी है। इसकी कहानी बड़ी आसान है। अब मान लीजिए आप एक टेलर हैं, एक दर्जी हैं, आपको एक ऑर्डर मिला कि आपको एक सूट सिलना है, ठीक है, पैंट शर्ट सिलना है आपको। अब वो पैंट शर्ट सिलने से पहले आप क्या करेंगे, कपड़े को काटेंगे। कपड़ा काटने का काम बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ 5 से 10 मिनट लेता है, आपको मेजरमेंट के हिसाब से काट लेना है। अब जो कपड़ा कट चुका है, वो कटा हुआ जो है टास्क बन गया है आपका। अब आपकी सारी जद्दोजहद जो है शुरू होगी एज ए टेलर। समझ गए। कपड़ा काटना इजी था, लेकिन जो कटा हुआ कपड़ा है वही आपका टास्क है और बड़ा मुश्किल काम है सूट को सिलना। यहीं से आपकी सारी मेहनत मजदूरी शुरू होती है। तो वहीं से जैसे दर्जी का टास्क कटआउट होता है कपड़े की फॉर्म में, अगर आपका भी कोई टास्क कटआउट है तो एक डिफिकल्ट टास्क आप अपने हाथ में लेकर के बैठे हो, तो वहाँ से ये कहानी कनेक्ट होती है। ये बना वहीं से आइडियम, है ना। फेसिंग द थर्ड कोविड-19 वेव, द गवर्नमेंट हैज़ इट्स टास्क कटआउट इन मैनेजिंग द पैंडमिक।
कोविड की तीसरी वेव को फेस करते हुए सरकार के जिम्मे एक बड़ा ही मुश्किल काम है, सरकार का भी कपड़ा कटा हुआ है पैंडमिक को मैनेज करने में, पैंडमिक को सही तरीके से कंट्रोल करने में। चलिए 3-4 ही वर्ड्स हैं, रिवीजन चालू रखें। आ जाओ अपने आर्टिकल पे। अब आपको दे देते हैं एक समरी, किस बारे में लिखा हो आपको पता लगे। समरी ये है कि दुनिया भर में 5G शुरू हो चुका है, फ्रांस में, जापान में, कोरिया में। अब बारी है अमेरिका की। अमेरिका में अभी तक शुरू नहीं हुआ। अब यूएस में जैसे कि 5G शुरू होने वाला था 19 जनवरी को, उससे एक रात पहले 5G को इनको डिले करना पड़ा है ना, इसकी लॉन्च को कैंसिल करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? मालूम चला कि 5G जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है उसी फ्रीक्वेंसी पे बहुत सारी एयरलाइंस के इक्विपमेंट काम करते हैं, है ना। प्लेन के अंदर, फ्लाइट के अंदर पायलट्स इन इक्विपमेंट को यूज़ करता है। अगर ऐसा है तो अगर ये 5G लॉन्च हो जाए और एयरपोर्ट के पास में 5G चलने लगे तो पायलट को कभी कभी पता ही नहीं लगेगा कहाँ पे लैंड करना है, क्योंकि उसका इक्विपमेंट और 5G का जो इक्विपमेंट है दोनों स्पेक्ट्रम सेम जो है फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। तो दिक्कत हुई, इस वजह से इन्होंने इसको डिले किया। अब इस आर्टिकल ने इस दिक्कत को पूरा डिटेल में समझाया है, अमेरिका के पास क्या क्या ऑप्शन है ये भी बताया है, और अमेरिका के पास कैसे एक टास्क कटआउट है, कैसे वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाएगा, ये भी चीज़ इस आर्टिकल में बताई गई है। ओवरऑल एक एनालिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, एनालाइज कर रहा है पूरी प्रॉब्लम को और उसके सोल्यूशंस को निकाल रहा है। समझ में आ गया? इंटरेस्टिंग आर्टिकल है बहुत। चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है योर इंग्लिश ट्यूटर। ऐप पे मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। बैंकिंग का कॉम्बो अवेलेबल है 475 में। 1 साल की वैलिडिटी है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको करवाई जाती है। तरीके से आपको मिलेगा बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें आपको हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं लिखना सिखाता हूँ। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टॉपिक हो, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, है ना, हर चीज़ इसमें कवर्ड है। इस कोर्स की कीमत है 850 रुपीज़ 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इस कोड को अगर आप लगाते हैं तो 525 रुपये में ये कोड आपको मिल जाता है। जरूर से कोर्स को लगा लिया करो, बेनिफिट ले लिया करो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। चलिए कह रहा ऑलमोस्ट 11 months आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज वन बिड्स फॉर $81 बिलियन वर्थ ऑफ C-band रेडियो स्पेक्ट्रम to roll out 5G services. The much awaited introduction hit a major snag this week after the country's leading airlines warned of massive flight disruptions if the wireless technology was put into operations, especially around the nation's airports. लंबा सेंटेंस लेकिन आसान है, ध्यान से पढ़ना वर्ड फॉर वर्ड। कह रहा लगभग ऑलमोस्ट 11 महीने के बाद। अच्छा किसके भाई, किसके 11 महीने? किस इस चीज़ के भाई, जब यूनाइटेड स्टेट्स की जो लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, अमेरिका की जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने जीता बिड को $81 बिलियन की इस वर्थ की C-band रेडियो स्पेक्ट्रम की। और क्यों जीता? इन्होंने जीता इस बिड को रोल आउट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए 5G सर्विसेज को। तो कह रहा है इनके $81 बिलियन की बिड को जीत लेने के बाद, नीलामी को जीत लेने के बाद स्पेक्ट्रम की, कह रहा है इसके 11 महीने के बाद हुआ क्या? कह रहा है जो मच अवेटेड इंट्रोडक्शन है ना, ऐसा जो है रोल आउट जो मच अवेटेड है, जिसका सबको इंतजार है अमेरिका में। कह रहा है इस इंट्रोडक्शन ने हिट कर दिया है एक बहुत ही बड़े स्नैक को, एक बहुत ही बड़ी इम्पेडिमेंट को, हर्डल को, एक बहुत ही बड़ी रुकावट को। और कब? इस वीक, इस हफ्ते। अब ये रुकावट कब इसने हिट की? ये हुई बाद में, जब कंट्री की बड़ी बड़ी जो एयरलाइंस है, ये तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, आप बात करें एयरलाइंस की, जब कंपनी के एविएशन सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हवाई जहाज़ की कंपनियां, उन्होंने वार्न ऑफ कर दिया, उन्होंने वार्निंग दे दी बड़े स्केल पे फ्लाइट्स के डिसरप्शंस में, बहुत ही बड़े स्केल पे फ्लाइट्स के रुक जाने की। अगर ये वायरलेस टेक्नोलॉजी को पुट इनटू किया जाए ऑपरेशंस में, इसको काम में लिया जो है जाना शुरू किया जाए, और ख़ास करके स्पेशली कंट्री के एयरपोर्ट्स के आसपास, अराउंड द नेशंस एयरपोर्ट। आया समझ में? लंबा सेंटेंस था। तो 11 महीने हो गए हैं। 11 महीने पहले इन्होंने इस स्पेक्ट्रम की बिड को जीता था। अमेरिका की जो वेरिजन ऐसी कंपनियां ना, बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां, अब जब ये लॉन्च करने जा रही थी ना, तो इनका इंट्रोडक्शन जो है वो इस हफ्ते रुक गया। इनकी लॉन्च ये कर ही नहीं पाए 5G जो है स्पेक्ट्रम की, 5G सर्विसेज की अमेरिका में। और ये इसलिए हुआ क्योंकि इन टेलीकॉम कंपनीज के सामने अमेरिका की खड़ी होगी एयरलाइंस, और उन्होंने क्या बोला, अगर आपने टेलीकॉम कंपनीज को 5G चलाने दिया तो हमारी फ़्लाइट्स बड़े स्केल पे रुकने वाली हैं, हम अच्छे से प्लेन्स को नहीं उड़ा पाएंगे, और ख़ास करके ये तब होगा जब आप हमारे एयरपोर्ट्स के पास में 5G चलवाओगे। आया समझ में? तो ऐसे इनकी आपस में लड़ाई चल रही है। कंपनीज की वर्ब है वॉर्न, इंट्रोडक्शन की वर्ब है हिट, एयरलाइंस की वर्ब है वार्नड ऑफ,
टेक्नोलॉजी की वर्ब है वॉज पुट। अच्छा मुझे बता सकते हो यहाँ पे वॉज पुट कौन सा कंडीशनल की बात कर रहा है इफ़ के साथ? इफ़ द वायरलेस टेक्नोलॉजी वॉज पुट। आज मैं नहीं बताऊंगा, कंडीशनल्स बहुत बार कर चुके हैं, बेसिक ग्रामर में भी हो चुका है। देख के बताओ जिन लोगों को पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड या जीरो कौन सा कंडीशनल यहाँ लगा है। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? रोल आउट आप जानते हैं, किसी चीज़ को लॉन्च करना। स्नैक का मतलब रुकावट, हर्डल, इम्पेडिमेंट, और इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बना रखा है यूनाइटेड स्टेट्स का पजेसिव, पीछे एस लगा हुआ है और आगे पजेसिव बना हुआ है, देख पा रहे हो ना? यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी इसमें एस आता है, इसलिए अपोस्ट्रोफी के बाद में एस को नहीं लगाया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा नहीं लिखा गया है ना। जब पीछे एस आ रहा हो तो पजेसिव बनाते वक्त उसके बाद का एस ना लिखें। कॉमन सा रूल है, कह रहा है इन ए कॉम्प्रोमाइज ऑन द ईव ऑफ द प्लान्ड रोल आउट ऑन जनवरी 19th, AT&T एंड वेरिजन अग्रीड टू डिले इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वायरलेस सर्विसेज नियर की एयरपोर्ट्स। तो कह रहा है एक समझौते में, एक कॉम्प्रोमाइज़ में। अब इनके बीच में लड़ाई तो हो गई, फिर क्या हुआ? एक समझौता हुआ, एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। और कब हुआ? ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है किसी घटनाक्रम के, किसी भी इवेंट के बिल्कुल पहले वाले दिन या पहले वाले घंटे। ऐसा समझ लो जैसे 15 अगस्त है, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, तो ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त का मतलब है 14 अगस्त, है ना? एक दिन पहले का दिन मान लो ऑन द ईव ऑफ। तो कह रहा है ये एक ऐसे समझौते में जो खाली एक दिन पहले हुआ, ऑन द ईव ऑफ हुआ, उस प्लान्ड रोल आउट के जो होने वाला था जो जनवरी 19 को, तो 19 से एक दिन पहले यानी कि 18 तारीख को हुआ क्या? AT&T और वेरिजन जो है अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो तैयार हो गई, एग्री हो गई कि वो डिले करेंगी, पोस्टपोन करेंगी लॉन्च को, इंट्रोडक्शन को नई वायरलेस सर्विस के, है ना, 5G सर्विस के। और कहाँ पे? की एयरपोर्ट्स के पास में, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, की इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं उनके आसपास। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ लास्ट में कि एयरपोर्ट्स के आसपास 5G को लॉन्च नहीं किया जाएगा। चलो अब आगे रीज़न बताएगा इसके क्या है। AT&T और वेरिजन की वर्ब है अग्रीड। अग्री का मतलब है किसी चीज़ के लिए मान जाना। ऑन द ईव ऑफ आप समझ चुके हैं। प्राइवेट कंपनीज जो फॉर प्रॉफिट काम करती हैं उनके आगे कभी भी द ना लगाएं। द फेसबुक, द AT&T, द वेरिजन, द माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा कभी भी प्राइवेट कंपनीज अपने आगे द नहीं लेती हैं, याद रखें इस चीज़ को, है ना? कह द टू मेजर टेलकोज कमिटमेंट्स नॉट विद स्टैंडिंग सेवरल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस flying to the US have announced major rescheduling as well as the possibility of cancellation of flights to several destinations, citing warnings from the Federal Aviation Administration या FAA and the aircraft maker that accurate functioning of radar altimeters in some aircraft may be affected by the 5G radio frequencies। अब ये पूरी लड़ाई का जड़ बता रहा है क्यों हुआ ऐसा। कह रहे ये जो बड़ी बड़ी टेलको कंपनीज हैं, इनके जो कमिटमेंट्स हैं, इनके जो वादे हैं, इन्होंने जो बोल रखा था कि हम लॉन्च करेंगे, कह रहे नॉट विद स्टैंडिंग, बावजूद इसके, आया समझ में? कह रहे इस चीज़ों के बावजूद, इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए इनके कमिटमेंट्स को, बहुत सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस है ना जो फ्लाई कर रहे हैं टू द यूएस की तरफ, जो यूएस से अंदर आ रहे हैं, यूएस की तरफ आ रहे हैं, यूएस के अंदर ही फ्लाई कर रहे हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। कह रहे हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और क्या? बड़े स्केल पे रीस्केड्यूलिंग को। तो अगर आपकी इंडिया से यूएस की फ़्लाइट है अभी, तो वो फ्लाइट ऑलमोस्ट रीस्केड्यूल हो चुकी है, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है, ऐसा इन्होंने सबने अनाउंस किया है। साथ ही साथ इन्होंने क्या अनाउंस किया है? पॉसिबिलिटी को भी अनाउंस किया है, संभावना को जो है कैंसिल कर देने की ऑल टुगेदर फ्लाइट्स को बहुत सारी डेस्टिनेशंस पे। और ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ है साइड करते हुए, बताते हुए, दिखाते हुए उन वार्निंग्स को जो आई हैं फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से, अमेरिका की एयरलाइंस को रेगुलेट करने वाली एजेंसी से, और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट मेकर से, एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनियों से। और वो वार्निंग क्या है? दैट वो ये कि सही तरीके से जो फंक्शनिंग है, जो काम करना है, एक्यूरेट फंक्शनिंग है रेडार ऑल्टीमीटर्स की। ऑल्टीमीटर वो होते हैं जो आपके विमान की, आपके क्राफ्ट की, एयरक्राफ्ट की ऊंचाई को बताते हैं, कितना वो धरातल से ऊपर है ना। तो ये रेडार ऑल्टीमीटर्स जो हैं, इनके सही ना काम करने की वार्निंग को लेकर के कुछ एयरक्राफ्ट में कह रहे ये अफेक्ट हो सकते हैं 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से, इन रेडियो की फ्रीक्वेंसी की वजह से। थोड़ा सेंटेंस लंबा है ना, पीस फॉर पीस हमने बना दिया है, अब इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। कह रहे बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनीज के कमिटमेंट्स को दरकिनार करते हुए, नॉट विद स्टैंडिंग, है ना, उनको साइड में रखते हुए,
हुआ क्या, बहुत सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस ने जो यूएस की तरफ फ्लाई कर रही हैं अनाउंस कर दिया है या तो मेजर रीशेड्यूलिंग को, बहुत बड़े स्केल पे अपनी फ़्लाइट्स को कैंसिल करने को, डिले करने को, पोस्टपोन करने को, या फिर इस पॉसिबिलिटी को कि वो कैंसिल ही कर देंगे फ़्लाइट्स को अमेरिका की कई डेस्टिनेशंस के अंदर। और ये सब कैसे किया इन्होंने, ये सब साइड करते हुए, हवाला देते हुए उन वार्निंग्स का जो आई हैं इन दोनों से, एक तो एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियों से, दूसरा फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से, अमेरिका की इस संस्था से। और वार्निंग ये है कि सही तरीके से जो फंक्शनिंग है रेडार ऑल्टीमीटर नाम के इक्विपमेंट की कई एयरक्राफ्ट में वो अफेक्ट हो सकती है, प्रभावित हो सकती है 5G रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ की वजह से। तो इस वजह से अमेरिका में कोई एयरलाइन अभी जाने को तैयार नहीं है 5G को देखते हुए। आया समझ में? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस की वर्ब है हैव अनाउंस्ड, फ्लाइंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये सब की सब वो जो फ्लाई कर रही हैं यूएस की तरफ, है ना, फ्लाइंग टू यूएस। जब इन्होंने अनाउंस किया तभी ये साइट भी कर रहे थे, हवाला भी दे रहे थे। साइट का मतलब होता है किसी का हवाला देना कि देखो देखो वो ऐसा बता रहा है ना, तो साइट कर देते हैं आप उसको। तो जब ये अनाउंस कर रहे थे, ये अनाउंस कर चुके थे, उसी वक्त साइमल्टेनियसली ये हवाला भी दे रहे थे। तो ये साइटिंग यहाँ पे PPSAF, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। फंक्शनिंग की वर्ब है मे बी इफेक्टेड। PPSA से जस्ट पहले आपको कॉमा लगाना होता है, पंक्चुएशन का रूल तो यही कहता है, लेकिन इसने नहीं लगाया है। टेक्निकली यहाँ पे PPSA होने की वजह से कॉमा आना चाहिए था। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है बावजूद, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ भी नॉट विद स्टैंडिंग को आप बोल सकते हैं। बढ़े आगे। नॉट विद स्टैंडिंग एक ऐसा प्रेपोजिशन इंग्लिश में जो अपने ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। समझ गए मेरी बात को? नॉट विद स्टैंडिंग एक ऐसा प्रेपोजिशन इंग्लिश में जो अपने ऑब्जेक्ट के बाद में अपनी पोजीशन लेता है, बाकी सब प्रेपोजिशन पहले जो अपनी पोजीशन को लेते हैं। कह रहा है द ऑल्टीमीटर्स प्रोवाइड information on aircraft's altitude and are a crucial part of flight operations for pilots, particularly while seeking to make low visibility landings in inclement weather। अब बता रहे हैं ऑल्टीमीटर्स होते क्या है। कह रहे हैं ये ऑल्टीमीटर्स जो है ना, ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन को एयरक्राफ्ट के ऑल्टीट्यूड की। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई फ्रॉम द ग्राउंड, तो कितना ऊंचा प्लेन उड़ रहा है ये इन्फॉर्मेशन ऑल्टीमीटर से ही हमें मिलती है। और यही ऑल्टीमीटर्स बहुत ही क्रूशियल पार्ट भी हैं फ्लाइट के ऑपरेशंस का पायलट्स के लिए। और ख़ास करके कब? खास करके पर्टिकुलरली जब वो सीख कर रहे हों, जब वो कोशिश कर रहे हों लो विजिबिलिटी लैंडिंग को करने की ख़राब वेदर में, इनक्लीमेंट वेदर में। आया समझ में? तो इस ऑल्टीमीटर के सहारे ही वो अपनी फ्लाइट को लैंड करवाते हैं, क्योंकि सामने तो वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं, विजिबिलिटी है ही नहीं, बादल है, कोहरा है। तो इसके चक्कर में अब ऑल्टीमीटर बंद हो जाएगा 5G के, तो ये लोग जो है ठीक से ख़राब वेदर में अपनी फ़्लाइट को लैंड नहीं करवा पाएंगे। ऑल्टीमीटर्स की वो है प्रोवाइड, ऑल्टीट्यूड से बना है ऑल्टीमीटर, जो ऑल्टीट्यूड को मीटर करे, मेजर करे, वही कहलाएगा ऑल्टीमीटर, है ना। ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई होती है। ऑल्टीमीटर्स की दूसरी वर्ब है आर, सीकिंग यहाँ पे PPSA है। जब पायलट्स सीख कर रहे होते हैं इस तरह की लैंडिंग को, तब ये बहुत क्रूशियल पार्ट्स बन जाते हैं ऑल्टीमीटर्स, है ना। PPSA का काम कर रहे हैं यहाँ पे। इंक्लीमेंट मतलब खराब, हार्श, बिटर, एक्सट्रीम, वो वाला वेदर इंक्लीमेंट वेदर कहलाएगा जिसमें कोहरा है, धुंध है ना, हार्श वेदर है, इंक्लीमेंट। कह रहा है एट द हार्ट ऑफ द इम्पास लाइज द फैक्ट दैट बोथ द 5G सर्विसेज एंड सम फ्लाइट इक्विपमेंट operate on some C-band radio spectrum with only the frequencies varying। अब कह रहा है पूरी समस्या की जड़ क्या है। एट द हार्ट ऑफ द इम्पास है, एट द हार्ट ऑफ का मतलब है बिल्कुल दिल में, बिल्कुल जड़ में, और इम्पास का मतलब होता है झगड़ा, स्टैंड स्टिल, डेड लॉक, ऐसी सिचुएशन जिससे आपको बाहर निकलने का मौका ही ना मिले, है ना। तो कह रहा है कि इस इम्पास में, इस गतिरोध में, इस स्टैंड स्टिल के जो हार्ट में है, वो है एक लाई करने वाला फैक्ट, जो फैक्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है। और फैक्ट क्या कि दोनों ही, एक तो 5G सर्विसेज और दूसरा कई फ्लाइट्स की इक्विपमेंट्स, कह रहे दोनों ही चीज़ें ऑपरेट करती हैं सेम C-बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम पे। और कैसे? महज फ्रीक्वेंसीज के वेरिंग करने के साथ ही, खाली उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। आई समझ में? तो इक्विपमेंट और 5G दोनों का रेडियो स्पेक्ट्रम सेम है, थोड़ी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क है, इस वजह से दोनों का आपस में इंटरप्शन आ सकता है, ऑल्टीमीटर का काम करना बंद हो सकता है। फैक्ट की वर्ब है यहाँ पे लाइज, 5G सर्विसेज, और इक्विपमेंट की वर्ब है ऑपरेट। पूछेंगे सर यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट से पहले क्यों रखी है, लाइज द फैक्ट ऐसा क्यों रखा गया है? अगर आप इसका सवाल का जवाब चाहते हो ना, तो एक काम कर लो, पेपर पे सेंटेंस को सब्जेक्ट पहले रख के और वर्ब बाद में रख के बना के दिखाना। आप बनाओगे, पता कैसा बनेगा? द फैक्ट लाइज एट द हार्ट ऑफ द इम्पास दैट, अब आगे पूरा ये लिख दोगे, पर ये जो दैट है ना, दैट ये फैक्ट से जुड़ा हुआ है,
अगर आपको सेंटेंस सीधा सीधा लिखना हो, फैक्ट के बाद में पहले ये पूरा लिखना पड़ेगा। द फैक्ट दैट बोथ सर्विसेज ऑपरेट ऑन सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम विद ओनली फ्रीक्वेंसी वेरिंग लाइज एट द हार्ट ऑफ द इम्पास। आया समझ में? ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई इस पूरे फ्रेज के बाद। इस फ्रेज को आप फैक्ट से अलग नहीं कर सकते। फैक्ट यही है कि ये सब काम हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब जब आपका सब्जेक्ट बहुत लंबा हो, किसी क्लोज से जुड़ा हुआ हो, उस क्लोज से अलग ना किया जा सके और वर्ब के बहुत दूर पड़ा हो, तो उस केस में क्या करते हैं, सेंटेंस को इन्वर्ट कर दो, सब्जेक्ट को लास्ट में लिख दो और फिर उसके बाद में पूरा फ्रेज लिख के सेंटेंस को ख़त्म कर दो। आया समझ में? अगर माइंड मत करना, नहीं समझ में आया हो, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। सवाल आपका ये है कि लाइज पहले क्यों आया, ये इसका जवाब है। फैक्ट के बाद में एक फ्रेज रखा हुआ है, क्लोज रखा हुआ है, उस फैक्ट से इसको जोड़ना जरूरी था। कह द FAA हैज सेड इट इज़ वर्किंग with altimeters manufacturers to evaluate data from the wireless companies to determine how robust each model is and if required have the devices retrofitted or replaced। अब इस FAA ने क्या बोला सब झगड़े के बीच? कह रहा है जो FAA है सरकारी कंपनी अमेरिका की, अपने आगे द भी ले रही है, कह रहा है ये FAA कह चुका है। क्या कह चुका भाई? ये काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग। और किसके साथ? उन अल्टीमीटर मैन्युफैक्चरर्स के साथ में, ऐसी कंपनियां जो अल्टीमीटर को बनाती हैं। और क्यों? कि एवेल्युएट करे डेटा को, वैल्यूएशन करे, जांच करे, अप्रेज करे, असेस करे, जायजा ले डेटा का। और किससे? वायरलेस कंपनी से। और क्यों? ताकि डिटरमिन कर सके, निर्धारित कर सके कितना मजबूत ईच मॉडल इज़, कितना मजबूत हर मॉडल है। कह रहा है और अगर रिक्वायर हो तो ये हैव करे डिवाइसेस को रेट्रोफिटेड और रिप्लेस्ड। ये डिवाइसेस को, इन अल्टीमीटर्स को या तो इनमें चेंजेस लेकर के आए रेट्रोफिटिंग के जरिए, और या फिर इनको वापस ही कर दे, रिप्लेस कर दे, नए टाइप के अल्टीमीटर्स मंगवा ले। तो FAA ने ये बोला है ना, कि हम बातचीत कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं डेटा को, जैसी ज़रूरत आन पड़ेगी वैसा ही एक्शन ले लेंगे, चाहे तो इनको सही करवा देंगे अल्टीमीटर को और या फिर इनको बदलवा देंगे। अब देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है। द FAA की वर्ब हैज सेड, इट की वर्ब है इज़ वर्किंग, इवेल्युएट करना, जायजा लेना, असेस करना, अप्रेज करना, ईच मॉडल की वर्ब है इज़। ये जो हैव आप देख रहे हो ये एक इन्फिनेटिव है यहाँ पे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ए मिनट। देखो FA ये सब करेगा इवेल्युएट करने के लिए, एक तो इट इज़ वर्किंग टू इवेल्युएट और दूसरा इट इज़ वर्किंग टू हैव द डिवाइसेस रेट्रोफिटेड और रिप्लेस्ड। आया समझ में? तो ये टू हैव, टू रिप्लेस दोनों एक तरह से जुड़े हुए हैं। अब ये हैव वाली स्ट्रक्चर को अपने देख लेते हैं बनी कैसे हुई है। पहले रेट्रोफिट नाम के वर्ड को देख लो। रेट्रो मतलब पास्ट में, फिट मतलब फिट करना। कोई चीज़ जो बन चुकी है पास्ट में, अब उसमें कोई नई फिटिंग कर रहे हो तो आप कर रहे हो रेट्रोफिटिंग। आया समझ में? आपने पहले कुछ सामान बनाया, घर बनाया, फिर घर बनाने के बाद आप जो है कुछ और उसमें बड़े या छोटे बदलाव कर रहे हो, तो आप घर में रेट्रोफिटिंग कर रहे हो। पास्ट में बने हुए प्रोडक्ट के अंदर नई फिटिंग करना कहलाता है मेक एन एडिशन टू ऑलरेडी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, रेट्रोफिटिंग। ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये बनी है हैव की पॉजिटिव स्ट्रक्चर। बेसिक ग्रामर में आप सीख चुके हो, हैव समवन डू समथिंग और हैव समथिंग डन समथिंग। आप पूछोगे सर ये डू लगाएं या डन लगाएं, हैव क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, तो मैं बहुत डिटेल में एक बार फिर से नहीं करवा पाऊंगा, ये आधे घंटे का टॉपिक है, लेकिन अगर आप पढ़ चुके हो तो एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूँ। हैव एक पॉजिटिव वर्ब है जो किसी से कोई काम करवाने की बात करती है। जैसे मनोज ने अपने मैकेनिक से अपने पंखे को रिपेयर करवाया। आया समझ में? हैव एक पॉजिटिव वर्ब है, इसके बाद में एक डूअर या रिसीवर आ सकता है और फिर एक वर्ब आ सकती है। उस केस में ये किसी काम को करवाने की बात करती है, खुद नहीं करती, किसी से कोई काम करवाना। तो सेंटेंस था मनोज हैड अ मैकेनिक रिपेयर या रिपेयर्ड हिज फैन। आपको चूज करना है कि हैव के बाद में ये जो रिपेयर लगाएं या रिपेयर लगाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, बेस फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कैसे चूज करेंगे? अगर हैव के बाद में आने वाला जो नाउन है वो रिपेयर के यानी कोई भी एक्शन का जो है डूअर हो, अगर मैकेनिक कार को या इसके फैन को रिपेयर करने वाला है तो आप यूज़ करेंगे वर्ब की बेस फॉर्म को। ठीक है, मनोज हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज फैन। लेकिन अगर हैव के बाद में जो नाउन है उसके ऊपर काम हो रहा हो, उसके ऊपर काम हो रहा हो, तब यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। अब इस सेंटेंस को देखो, मनोज हैड हिज फैन रिपेयर या रिपेयर्ड बाय अ मैकेनिक। मनोज ने अपना पंखा एक मैकेनिक से रिपेयर करवाया, मीनिंग वही है, लेकिन हैव के बाद में क्या आ रहा है? हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, उसके बाद में आ रहा है पंखा। पंखे ने तो रिपेयर किया नहीं, पंखे को तो रिपेयर किया गया है, तो क्या करेंगे सर? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब ये दोनों सेंटेंस एक ही सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग भी सेम है, बस फ़र्क इतना है हैव के बाद में आपने क्या रखा है
उससे आपको करेक्ट वर्ब को चूज़ करना पड़ा। यहाँ पे आपने रिपेयर रख दिया बेस फॉर्म को मैकेनिक के चक्कर में, यहाँ रिपेयर रख दिया फैन के चक्कर में। तो ये होती है कॉजेटिव वर्ब्स, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और बहुत आसान है पकड़ना। तो ये भी यही करेगा, ये हैव करवाएगा डिवाइसेस को रेट्रोफिटेड, है ना, इनको रेट्रोफिट इनके ऊपर होगा, डिवाइसेस के ऊपर काम होने वाला है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे फिटेड और रिप्लेस लगाई है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे कह रहा है द फैक्ट दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इज नाउ फेस्ड विद अ रिस्क ऑफ लार्ज स्केल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल डिसरप्शंस as a result of the relatively belated rollout of 5G telecom services, points to the peculiar problem of the US market, including the particular frequencies allotted there for 5G। अब बता रहे हैं अमेरिका के लिए कितनी हंसी की बात है ये, है ना। अमेरिका दुनिया का लीडर है, लेकिन 5G सर्विस आज तक वहाँ शुरू नहीं हुई, और जो होने जा रही थी वो भी हो नहीं पाई। कह रहे ये जो बात है ना, ये जो फैक्ट है, कौन सी बात अपने आप में, ये फैक्ट कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी जो है अब फेस्ड विद है, अब वो सामना कर रही है, और किससे कर रही है, इस जोखिम से, इस रिस्क से जो है लार्ज स्केल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल की डिसरप्शन का, बड़े स्केल पे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयर ट्रैवल में बाधाओं का, डिसरप्शंस का, और किस तौर पे, एक रिजल्ट के तौर पे, एक नतीजे के तौर पे जो है तुलनात्मक रूप से रिलेटिवली कंपैरेटिवली देरी से आने वाले लॉन्च का, रोल आउट का 5G टेलीकॉम सर्विसेज के। तो कह रहे ये जो फैक्ट है ना अपने आप में, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी जिसमें 5G बहुत देरी से लॉन्च हो रहा है और उसके बाद भी वहाँ की एयरलाइन कंपनियां कह रही हैं कि हम सही से काम नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट जो है ना, ये पॉइंट टू करता है, ये इशारा करता है एक अजीब सी प्रॉब्लम को, पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स को, और किसकी, अमेरिका के बाज़ारों की, जिसमें शामिल है खास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, पर्टिकुलर मतलब खास फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, जो अलॉट कर दी गई हैं वहाँ पे 5G नेटवर्क के लिए वहाँ के टेलीकॉम कंपनीज़ को। तो ये पेक्यूलियर सी प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका में ही है, जहाँ पे 5G को अजीब सा स्पेक्ट्रम दिया गया है जो एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ में क्लैश कर रहा है। ये बना सेंटेंस। फैक्ट जो है ना, फैक्ट, ये आपका सब्जेक्ट, इसको दे देते हैं ग्रीन कलर। फैक्ट की वर्ब है पॉइंट्स टू, सब्जेक्ट ऑफ फैक्ट, वर्ब है सिंगुलर, पॉइंट्स टू। इकोनॉमी की वर्ब है इज नाउ फेस्ड विद, पैसिव वॉइस में। वर्ड्स लार्जेस्ट, लार्जेस्ट के आगे द आना चाहिए, लेकिन फिर भी वर्ड्स लार्जेस्ट लिखा हुआ है, द को लार्जेस्ट के आगे नहीं लगाया हुआ। रीज़न क्या है, पजेसिव आ चुका है। जब भी आप पजेसिव को यूज़ करें, माई, योर, आवर, वर्ड्स, राम्स, महेश, है ना, जब भी पजेशन आ जाता है उसके बाद में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो द लार्जेस्ट मैंने नहीं लिखा इस वर्ड्स आने की वजह से। रिलेटिवली का आप मतलब जानते हैं, तुलनात्मक तौर पे रिलेटिवली के बाद में हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव फॉर्म को यूज़ करें। मोर बिलेटेड, मोस्ट बिलेटेड ऐसा नहीं लिख सकते हो, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज़ होती है रिलेटिवली कंपैरेटिवली के बाद। पेक्यूलियर आप देख चुके हो, जो स्पेशल हो, यूनिक हो, डिस्टिंक्ट हो, खास हो, है ना, अनयूजुअल हो। अब बता रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, कह रहा है साउथ कोरिया, चाइना, जापान एंड सेवरल यूरोपियन नेशंस हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली रोल्ड आउट 5G services, and the US telcos have cited the lack of problems in these jurisdictions as evidence that FAA and airlines need to do more to find a solution to deployment of wireless technology near airports। कह रहे ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं ये पहले से ही रोल आउट कर चुकी हैं, पहले से ही लॉन्च कर चुकी हैं 5G को अपने देशों में। और कह रहे जो यूएस की कंपनियां हैं, टेलकोज हैं, टेलीकॉम कंपनियों को शॉर्ट में बोलते हैं टेलकोज। अमेरिका के जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, दूर संचार की कंपनियां हैं, उन्होंने हवाला दिया है प्रॉब्लम्स ना होने का, द लैक ऑफ प्रॉब्लम का, और कहाँ पे, इन देशों के जुरिस्डिक्शन में, इन देशों के दायरे में। और कैसे साइट किया, एक एविडेंस के तौर पे, एक सबूत के तौर पे कि FAA और जो एयरलाइंस अमेरिका की, उनको ज़रूरत पड़ेगी कुछ और करने की कि वो फाइंड करे सोल्यूशन को, और किसके लिए, डिप्लॉयमेंट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए नियर एयरपोर्ट्स। कैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा, यूज़ में लिया जाएगा एयरपोर्ट्स के बाहर। तो भैया एयरपोर्ट्स तो सब जगह हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, फ़्लाइट्स भी सब जगह हैं, लेकिन अमेरिका में एयरलाइंस को एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑल्टीमीटर यूज़ करवाए जाते हैं। और ये यूएस कंपनीज कह रही हैं कि हमारे जापान, कोरिया में तो 5G बहुत बढ़िया से चल रहा है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत, क्लैश नहीं आ रहा। तो इस पूरे मामले का एक ही हल है कि अमेरिकन एयरलाइंस जो है, FAA जो है, ये मिल करके ऑल्टीमीटर को रिप्लेस करवाएं। यहाँ पे अजीब सा ऑल्टीमीटर ये यूज़ कर रहे हैं। कहने का मतलब ये तीनों की वर्ब है हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली रोल्ड आउट, ठीक है। टेलीकॉम कंपनीज की वर्ब है हैव साइटेड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप ऑलरेडी जानते हैं। एयरलाइंस की वर्ब है नीड, FAA एंड एयरलाइंस इन दोनों की वर्ब है नीड। डिप्लॉयमेंट मतलब किसी चीज़ का इस्तेमाल, किसी चीज़ का यूज़,
ज्यूरिस्डिक्शन, एम्बिट, स्कोप, दायरा, परव्यू, है ना, किसी भी चीज़ का स्कोप कहलाता है, अधिकार क्षेत्र कहलाता है उसका ज्यूरिस्डिक्शन यानी कि दायरा। कह रहे द FAA ऑन इट्स वेबसाइट हैज़ पॉइंटेड टू द स्पेसिफिक्स of the proposed 5G rollout in the US with comparison to the situation in France and asserted that some key differences pose challenge। अब ये FAA कहता क्या है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है FAA ने अपनी वेबसाइट पे पॉइंट आउट किया है, इसने जो है पॉइंट किया है, इसने मतलब सबका ध्यान खींचा है उन स्पेसिफिक्स की तरफ, उन खास चीज़ों की तरफ। स्पेसिफिक्स मतलब स्पेसिफिक थिंग्स, है ना, स्पेसिफिक्स, उन खास चीज़ों की तरफ जो है प्रपोज्ड 5G रोल आउट को लेकर के अमेरिका के अंदर, ऐसा रोल आउट जो प्रपोज्ड है, जो भी होना बाकी है इन द US। और ये कैसे पॉइंट किया है? एक कंपैरिजन के साथ पॉइंट किया है उस सिचुएशन से जो है फ्रांस में। और कह रहा है इसी FAA ने पॉइंट आउट तो किया ही है, साथ में स्ट्रेस भी किया है, असर्ट भी किया है, एम्फसाइज भी किया है, जोर दे के कहा भी है दैट वो ये कहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो फ़र्क हैं, डिफरेंसेज हैं, फासले हैं, वो पोज करते हैं चैलेंजेस को, नई चुनौतियों को। तो FAA ने अच्छे से दिखाया है कि फ्रांस में भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे तो मतलब सब सही है ना, तो हमारे यहाँ पे कुछ फ़र्क है, इस फ़र्क की वजह से हमारे चैलेंजेस खड़े हो चुके हैं US में, बाकी कंट्रीज़ में क्यों नहीं हो रहे हैं। इसकी दो वर्ब्स हैं, सरकारी संस्थाएं, द लगाया हुआ है, हैज़ पॉइंटेड टू एंड हैज़ असर्टेड। डिफरेंसेस की वर्ब है पोज, प्रपोज मतलब ये एक एडजेक्टिव है, वो रोल आउट जो भी प्रपोज है, जो भी होने वाला है, अभी होना बाकी है। कह रहा है 4.1, अब ये बताएगा क्या क्या कंपैरिजन किए। कह रहा है 4.1 द एविएशन रेगुलेटर कंटेंट्स प्लान्ड बफर जोन्स फॉर US एयरपोर्ट्स ओनली प्रोटेक्ट द लास्ट 20 seconds ऑफ फ्लाइट, वाइल इन फ्रांस द लास्ट 96 seconds ऑफ फ्लाइट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी इंटरप्शन फ्रॉम 5G सिग्नल। तो पहला तो डिफरेंस ये बताया इन्होंने 4.1, एविएशन रेगुलेटर ये कंटेंट करता है, FAA ये रीज़न देता है, आर्ग्यू करता है, जोर देके कहता है, कंटेंट करता है कि जो प्लान्ड बफर जोन्स हैं, बफर जोन क्या होते हैं? एक्स्ट्रा जोन्स, बफर में रखे गए हैं जो, जहाँ पे कोई एक्टिविटी ना हो। कह रहे जो प्लान किए हुए एक्स्ट्रा जोन्स है, एक्स्ट्रा एरिया जो है एयरपोर्ट के आसपास का, US के एयरपोर्ट्स के लिए, वो प्रोटेक्ट करता है महज फ्लाइट के लास्ट 20 सेकेंड्स को, जबकि फ्रांस में फ़्लाइट के लास्ट 96 सेकंड जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं किसी भी इंटरप्शन से जो आती है 5G सिग्नल से। तो ये सबसे बड़ा झंझट है, इनके एयरपोर्ट छोटे हैं, खाली 20 सेकंड के अंदर ही, 20 सेकंड के दायरे में जब इनकी फ़्लाइट होती है तभी उनको जो है प्रोटेक्शन मिलती है। फ्रांस में 96 सेकंड के अंदर जब होती है ना फ़्लाइट दायरे में, 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट, तभी उनको प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये चैलेंज है सबसे बड़ा। रेगुलेटर की वर्ब है कंटेंट, कंटेंट मतलब जानते हैं आर्ग्यू करना, रीजन करना। बफर जोन्स की वर्ब है प्रोटेक्ट। सेकंड्स की वर्ब है यहाँ पे आर, प्रोटेक्टेड पैसिव वॉइस में। इंटरप्शन, डिसरप्शन आप जानते हैं ना, किसी चीज़ में रुकावट। कह रहा ऑल्सो 5G पावर लेवल्स आर लोअर इन फ्रांस with even the planned temporary nationwide lower power levels in the US still expected to be 2.5 times more powerful। दूसरी चीज़ ये है कि जो 5G पावर के लेवल हैं वो कम होते हैं, लोअर होते हैं, फ्रांस में कम होते हैं। और किसके साथ ही? विद, यहाँ तक कि साथ ही इवन उस प्लान्ड टेम्प्रेरी नेशन वाइड लोअर प्लान लेवल्स के। यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका में नेशन वाइड 5G को लॉन्च तो किया गया है लेकिन एयरपोर्ट्स के पास में नहीं किया गया, और जो पावर लेवल है बहुत कम रखा गया है। कह रहे जो अमेरिका में प्लान्ड पावर लेवल भी है ना नेशन वाइड लोअर है जो, वो अभी भी एक्सपेक्टेड है 2.5 गुना है फ्रांस के, मोर पावरफुल है ना, 2.5 टाइम्स मोर पावरफुल। मतलब जो फ्रांस में जो चल रहा है ना, इनका US वालों का जो लोअर पावर लेवल है वो फ्रांस में जो चल रहा है उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा है। तो एक रीज़न ये भी है फ्रांस और US के बीच के कंपैरिजन का फ़र्क का। आया समझ में? 5G पावर लेवल्स की वर्ब है आर, लोअर के लिए यहाँ कंपैरिजन किया गया फ्रांस का और US का, इसलिए लगाया गया है, और इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़े। कह रहे US प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव देयर टास्क कट आउट in pushing to hammer out a long-term solution to this impasse so as to minimize any further interruption to the already pandemic hit global travel and trade sectors। कह रहा है एक तो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडन, एक उसका प्रशासन, दोनों को विल हैव कुछ काम करना पड़ेगा, हैव देयर टास्क कट आउट, ये दोनों के बड़े बड़े टास्क कट आउट हैं, इन दोनों के लिए मुश्किल काम रेडी है, बड़ा काम है ना, इंपॉर्टेंट काम। और कह रहा है किस चीज़ में? पुश करने में, जोर लगाने में कि वो हैमर आउट करें, वो सोल्यूशन लेकर के आएँ, अचीव करें किसी चीज़ को एफर्ट से, और जो होगी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और किसका? इस गतिरोध का, इस इम्पास का, इस डेडलॉक का। अच्छा ऐसा क्यों करेंगे भाई, ये क्यों इतना जोर लगाएंगे, क्यों इसको सही करेंगे? इस काम को करने के लिए, इस मकसद से, सो एज टू, और वो काम क्या है, मकसद क्या है? मिनिमाइज़ करना
किसी और फर्दर डिसरप्शन को, पहले से ही पैंडमिक की मार खाई पैंडमिक हिट अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल, ग्लोबल ट्रैवल को, इंटरनेशनल ट्रैवल और ट्रेड सेक्टर्स को। तो पहले से ही ट्रैवल वेवल सब परेशान है ना, ट्रेड सेक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो यूएस के प्रेसिडेंट को और उसके एडमिनिस्ट्रेशन का काम अभी तैयार हो चुका है, कैसे भी करके एक सोल्यूशन लेकर के आएँ और 5G सर्विसेज को रोल आउट करवाएं। आ गया समझ में? प्रेसिडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बाबा विल हैव योर टास्क कट आउट, मतलब किसी काम के लिए आपको तैयार हो जाना है, बहुत मुश्किल काम आपके हाथ में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ गया है। टू हैव अ डिफ़िकल्ट टास्क एट हैंड। अच्छा, इससे एक और इडियम बनती है, ये दर्जी वाली से, टू हैव अ टास्क सॉरी, ये जो है ना नीचे डालना था, इसको यहाँ पे रख देते हैं, एक सेकंड ऊपर। टू हैव अ टास्क कट आउट तो हो गया, हैव अ डिफिकल्ट टास्क एट हैंड। दूसरी ये कट आउट से बनने वाली एक और इडियम है, टू बी कट आउट फॉर समथिंग। इसको भी दर्जी से ही कनेक्ट कर लेना। जब टेलर ने शर्ट का कपड़ा काट दिया है, अब वो शर्ट को सिलेगा, उसका टास्क कट आउट है, मुश्किल काम उसके हाथ में है, तो वो जो कटा हुआ कपड़ा है ना शर्ट का, वो एकदम परफेक्ट है उस काम के लिए। जब आप किसी काम के लिए कट आउट होते हैं, जैसे वो शर्ट के लिए दर्जी का कपड़ा कट आउट है, आप उस काम के लिए परफेक्ट होते हैं। टू बी कट आउट फॉर समथिंग, टू बी द परफेक्ट चॉइस फॉर समथिंग। मैं तो इसीलिए बनाऊँ, आई एम कट आउट फॉर दिस थिंग, है ना, इस काम को मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये दोनों कटआउट से बनने वाली इडियम्स हैं, एक ही कहानी से दिमाग में बिठा सकते हो। सो एज टू, इन ऑर्डर टू और विद द व्यू टू, तीनों का मतलब एक ही है। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ लॉकडाउन टू कर्ब द रेट ऑफ इन्फेक्शन। गवर्नमेंट ने एक लॉकडाउन को लगाया है रेट ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल या कर्ब करने के लिए। ये जो आप टू कर्ब यहाँ देख रहे हो ना, ये बता रहा है ऑब्जेक्टिव को, एडवर्ब ऑफ रीजन को। क्यों लगाया भाई लॉकडाउन? क्योंकि कर्ब करना है रेट ऑफ इन्फेक्शन को। तो ये जो टू कर्ब आप इन्फिनिटिव है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सो एज टू कर्ब द रेट ऑफ इन्फेक्शन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इन ऑर्डर टू कर्ब द रेट ऑफ इन्फेक्शन। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, विद अ व्यू टू कर्ब द रेट ऑफ इन्फेक्शन। बस याद ये रखना, ये सब एक जैसी ही बात करते हैं, लेकिन विद अ टू अपने बाद में, विद अ व्यू टू अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। विद अ व्यू टू के बाद में कर्बिंग आएगा, इन ऑर्डर टू, सो एज टू और टू लगाओगे तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। चारों का मतलब यही है, किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव आप बता रहे हो, कौन सा काम क्यों किया गया है। चलिए, आर्टिकल आपका पूरा हो गया है, सिंपल सा आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। आ जाओ अपने क्विज़ पे, हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ, क्विज़ आपको सॉल्व करना है और आसान क्विज़ है। हैव समवन्स टास्क कट आउट, कम से कम 20 बार इस आर्टिकल में अपने इसको डिस्कस कर लिया है कहानी के साथ। तो इस ईडियम का मीनिंग आपको निकालना है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद भी निकाल सकते हो। क्लोज टेस्ट है छोटा सा, इसमें आपको हैव नाम की वर्ब को सही तरीके से यूज़ करना है। आपको देखना है इसके बाद में क्या रखा हुआ है, क्या वो डूअर है, क्या वो रिसीवर है। डूअर होता है तो क्या यूज़ करता हूँ, रिसीवर होता है तो क्या यूज़ करता हूँ। तो हैव वर्ब के हिसाब से यहाँ लगाओगे और यहाँ पे इन ऑर्डर टू के बाद में लगा के बताओगे क्या लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी कराया ना, इन ऑर्डर टू, सो एज टू, विद अ व्यू टू। तो यहाँ पे आपको इन ऑर्डर टू को चेक करना है। हैमर आउट नाम की फ्रेजल वर्ब मैं आपको करवा चुका हूँ, किसी चीज़ को बड़े एफर्ट से लेकर के आना, फोर्स करना, है ना। अब निकाल दो इन चारों में से कौन सा इसका आंसर है, हैमर आउट, है ना। लास्ट में आपको निकालनी है एरर को। एरर निकालने के लिए आप इस पजेसिव को देखें और देखें इसको नहीं, इस रिलेटिविटी नाम के वर्ड को देखें और चेक करके बताएं क्या जुड़ी हुई इससे एरर आर्टिकल में, इस सेंटेंस में रखी हुई है। हिंट दे दी है, अब इसके बाद मुश्किल नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 में से 4 नंबर लाओगे, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में आंसर्स रखे हैं पिंड कमेंट से, हिंट्स के साथ आंसर्स को चेक करो। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें इस सेशन को। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ऐप रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, मेरी टीम रिप्लाई कर देगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।